हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2023 के लिए ये टेस्ट होगा और ये टेस्ट ध्येय आईएएस का है। इसके पहले भी हम लोग ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज को 15 लेक्चर कर चुके हैं, जो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। उसमें दृष्टि की भी टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसके भी 5-6 लेक्चर हो चुके हैं और यूपी स्पेशल टॉपिक का भी एक छोटा छोटा वीडियो बनाया गया है रिविजन के लिए, तो आप लोग देख लीजिए जाके। आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन। मर्कोसुर एक संयुक्त व्यापार संगठन है जो संबंधित है। तो जो मर्कोसुर एक संयुक्त व्यापार संगठन है वो किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से? उत्तरी अमेरिका, पूर्वी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहेंगे ताकि एक आइडिया मिले कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। तो ये इस वाले टेस्ट सीरीज में हम लोग जो है कि जितना भी अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं, और ये अर्थव्यवस्था से इस टेस्ट सीरीज को लगाने के बाद पूरी अर्थव्यवस्था का आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और आप लोग सच में आप लोगों को ये लगेगा कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए। आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। ये जो मर्कोसुर एक मुक्त व्यापार संगठन है ये दक्षिण अमेरिका देशों से संबंधित है। इसमें कौन कौन से देश हैं? तो कुल 4 देश हैं। कुल 4 देश इसमें हैं, जिसमें अर्जेंटीना अर्जेंटीना हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? ब्राजील। तीसरा हो जाएगा उरुग्वे और चौथा हो जाएगा पराग्वे। तो ये एक प्रकार का इन देशों का एक संगठन है जिसके मध्य जो है कि सीमा शुल्क हो जाएगा। जो ये सब छूट प्रदान की जाएगी सीमा शुल्क से, यानी कि इन देशों के मध्य जो है कि आसानी से बिना सीमा शुल्क के व्यापार हो सके। जैसे कि एक यूरोपियन यूनियन का संगठन बनाया गया है, यूरोपियन यूनियन है यूयू, उसी तरह से ये भी जो है कि मर्कोसुर एक संगठन है। यूरोपियन यूनियन जो है कि 27 देशों का संगठन है वर्तमान में। 28 था, एक ब्रिटेन अलग हो जाने के बाद जो है कि 27 बच गया है। तो उसी प्रकार ये भी एक संगठन है। और यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1993 में। वैसे ही एक मर्कोसुर संगठन है, मुक्त व्यापार संगठन इन देशों के मध्य। और ये मर्कोसुर संगठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1991 में। 1991 में संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? असूनियन असूनियन संधि के तहत ये समझौता हुआ है। और ये 4 देश इसमें कुल हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने का यही फायदा होगा कि पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। इससे बाहर इकोनॉमिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वित्तीय समावेशन पर नचिकेत मोर समिति, जो नचिकेत मोर समिति है उसका जो है कि स्थापना कब की गई थी? 2008, 2013, 2015 और 2011। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 2013 में नचिकेत मोर समिति बनाई गई थी वित्तीय समावेशन के लिए। जैसा कि पता है कि वित्तीय समावेशन में जो बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े लोग नहीं हैं उनको भी बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जाना और आर्थिक असमानता को कम करना, ये सभी वित्तीय समावेशन के लक्ष्य हैं। जो पिछड़े वर्ग हैं, जो बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े नहीं हैं, आर्थिक व्यवस्था के भागीदार नहीं, उनको भी इस व्यवस्था में शामिल करना है ताकि जो है कि वित्तीय समावेशन हो सके, सभी लोगों का विकास हो सके, उसी के लिए है। तो ये जो है कि 2013 में बनी थी। ये केंद्रीय निदेशक बोर्ड के सदस्य थे। बोर्ड के सदस्य इन्हीं की अध्यक्षता में नचिकेत मोर के जो है कि 2013 में बनाई गई थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कुछ दिया गया है कथन और कारण से। नीचे दिए गए 2 कथन दिए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। सांविधिक तरलता अनुपात SLR जो होता है, SLR जो है कि दर में कमी बैंकों के पास ऋण योग्य निधि में कमी लाती है।
और कारण दिया है कि सांविधिक तरलता अनुपात दर में कमी अंतिम रूप से महंगाई दर में वृद्धि लाती है। तो इसका क्या सही हो जाएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहेंगे। तो ये जो सांविधिक तरलता अनुपात होता है, SLR होता है, अंतिम दर में बैंकों की इससे कमी होने से बैंकों के पास ऋण देय योग्य निधि में कमी हो जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर इसमें कमी की जाएगी तो जो है कि बैंक ज़्यादा लोन दे पाएंगे। ये जो SLR होता है, RBI के गाइडलाइन के अनुसार कुछ प्रतिशत बैंकों को नगद प्लस सोना दोनों रूप में अपने पास रखना पड़ता है। कुछ परसेंट, वर्तमान में शायद 18% है ये, तो जो है कि ये कुछ अपने पास रखना पड़ता है। तो ये अगर इसमें कमी की जाएगी तो बैंक ज़्यादा लोन दे पाएंगे। यानी कि आपके पास जैसे 100 रुपया है, उसमें से आपने 20% रख लिया, इसको लोन नहीं देना है तो RBI के अनुसार तो इसको लोन नहीं देना है, तो आप 80 रुपये का लोन दे पाएंगे। अगर लेकिन इसको अगर कमी कर दी जाती है, अगर इसको 15% कर दिया जाता है, तो आप लोग जो है कि 85% का लोन दे पाएंगे, 85 रुपये का। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें कमी से बैंक जो है कि ऋण योग्य निधि में कमी लाती है, तो ये गलत हो जाएगा, वृद्धि लाती है। यहाँ पे वृद्धि होता तो सही हो जाता। और सांविधिक तरलता अनुपात दर में कमी अंतिम रूप से महंगाई दर में वृद्धि, यानी कि हम लोग देखा कि यहाँ पे अगर कमी कर देते हैं हम लोग, 15% कर देते हैं, तो 85% का जो है कि ऋण दिया जाता है। अगर ज़्यादा ऋण मार्केट में आएगा तो उससे उद्योग धंधों में निवेश ज़्यादा होगा, व्यापार ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा। तो पैसे की अगर जो है कि मुद्रा की जो है कि चलन जो है कि बाजार में ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो है कि महंगाई बढ़ती है और जो है कि मुद्रास्फीति आ जाती है। महंगाई दर में वृद्धि लाती है और मुद्रास्फीति आ जाती है। तो यहाँ पे जो है कि A गलत हो जाएगा और D सही हो जाएगा, D ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कालक्रम के पहले से बाद में क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ से बाद में है, थोड़ा सा ये ब्लर हुआ है। तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, हेरा के स्थान पर फेमा, FRBM एक्ट, 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को। और फेरा के स्थान पर फेमा कब आया था? ये फेरा है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। तो ये फेरा आया था 1974 में लागू हुआ था। और फेमा जब कब लागू किया गया है इसके स्थान पर, तो ये किया गया है, तो फेरा के स्थान पे फेमा ला गया है, ये लाया गया था 2000 में। फेमा आया था 2000 में। और जो है कि FRBM एक्ट कब आया है? तो FRBM एक्ट आया था 2003 में। और 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये ज़्यादातर लोगों को पता होता है, ये 1969 में किया गया था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले जो है कि 1 आ जाएगा रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, और दूसरा आ जाएगा 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो ये हो जाएगा 1 4। फिर उसके बाद 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 1 4 2 3, ये सही हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। सबसे पहले रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद फेरा के स्थान पर फेमा आया है, फिर FRBM एक्ट आया है 2003 में। FRBM एक्ट है कि जो राजकोषीय घाटा है, GDP का 2 से 4% के बीच होना चाहिए, इसमें एक आ गया था। और फेरा जो था ये था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, तो ये इसके जगह पे फेमा आया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया। और जो राष्ट्रीय बैंक ये RBI है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में कार्य करने वाले बैंक कुल अपनी जमा का राशि का कुछ प्रतिशत भाग तरल कोष के रूप में तथा शेष स्वर्ण के रूप में अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य होता है। वर्तमान में यह 18% है, जिसे कहते हैं। तो हम लोगों ने जो ऊपर देखा था कि जो है कि कुछ परसेंट अपने पास रखना पड़ता है बैंक को आरबीआई के अनुसार। जो लोन देने की प्रोसेस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कुछ परसेंट रखना पड़ता है, 18% जो दिया गया था। तो उसी को क्या कहा जाता है? वैधानिक तरल कोषानुपात, साविधिक तरल कोष बैंक अनुपात, बैंकिंग तरल रिजर्व बैंक, बैंकिंग तरल रिजर्व, नैतिक प्रभाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, वैधानिक तरल कोषानुपात, SLR जो होता है। ये जो SLR होता है इसी के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। SLR क्या होता है? तो स्टेचुरी लिक्विडिटी होता है, लिक्विडिटी रेशियो। तो ये होता है SLR। इसी को जो है कि यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ये 18% है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि करारोपण की दरों की एक सीमा तक कम कर दिया जाए तो सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होगी, यह कथन प्रदर्शित करता है। तो जो यदि करारोपण की दर है, कर की दर को एक सीमा तक कम कर दिया जाए तो जो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है उसमें वृद्धि होती है। तो ये किसने कहा था, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो लाफर वक्र है इसके माध्यम से होता है, लेकिन एक सीमा तक कम करने के बाद ही होती है। अगर ज़्यादा कम कर देंगे करारोपण तो ये जो है कि कम हो जाती है राजस्व में प्राप्ति। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ सीमा तक होता है, अगर ज़्यादा कम कर देंगे तो ये नुकसानदायक होता है। किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वह भाग जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है वह क्या कहलाता है? यानी किसी कंपनी का चुकता पूंजी का वह भाग जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है उसे क्या कहलाता है? वोलेटाइल शेयर, फ्लोटिंग शेयर, ब्लो आउट, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसे फ्लोटिंग शेयर कहते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और वोलेटाइल शेयर क्या होता है? तो जब कोई शेयर जो है कि इसकी कीमत में तेजी से उतार चढ़ाव हो तो उसे वोलेटाइल शेयर कहते हैं। ब्लो आउट क्या होता है? जैसे कोई जो है कि ये ब्लो आउट जैसे कोई कंपनी नया शेयर जारी करती है और पहले ही दिन शेयर का सब्सक्रिप्शन जो है कि खत्म हो जाए, पहले ही दिन यानी कि शेयर कम पड़ जाए तो उसे ब्लो आउट कहते हैं। एक तरह से पहले ही दिन शेयर कम पड़ जाए। और इनसाइडर ट्रेडिंग ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि जो अवैध रूप से जो खरीद बिक्री की जाती है शेयरों की कंपनी की, तो उसको जो है कि इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यही वीडियो देखने का फायदा है कि जो है कि यहाँ पे पूरे टॉपिक का आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का अर्थव्यवस्था से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने पाएगा। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा ये सही सुमेलित नहीं है। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ जानकी रमन समिति है जो प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे महाजन समिति है, थोड़ा सा महाजन समिति, तो ये चीनी उद्योग से संबंधित है, ये भी सही हो जाएगा। मीरा सेठ समिति जो कर सुधार से दिया गया है, तो ये ही गलत दिया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोगों का। इसमें गलत ही पूछा गया था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कर सुधार से नहीं, ये हथकरघा उद्योग से संबंधित है, हथकरघा उद्योग से। और खुसरो समिति, ये खुसरो समिति है, तो ये कृषि साख से संबंधित है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये सभी समितियां, तो आप लोग जरूर इसको नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट सारे ही क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो गया था, गलत बताना था। अगला क्वेश्चन दिया है कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संघीय बजट
के संदर्भ में राजकोषीय घाटा क्या है। राजकोषीय घाटा के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस निवेश प्राप्तियां, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश की प्राप्तियां। तो यही सही आंसर हो जाएगा। जो राजस्व घाटा होता है ये कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश, तो ये जो है कि हो जाता है राजकोषीय घाटा। और जो ये दिया है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है बजटीय घाटा। इसे बजटीय घाटा कहते हैं। ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, इसको समझने में थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि बिना पढ़े हुए ज़्यादातर नहीं समझ में आएगा ये टॉपिक। इसको ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख लेते थोड़ा थोड़ा सा कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटने ना पाए। और एक हो जाता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा, तो ये क्या होता है, ये होता है राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। तो ये टर्म है, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है जैसे यहाँ पे दिया गया है। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनियोग से प्राप्तियां। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत 1960-61 से पूर्व किसी कंपनी की आय पर जो कर लगाता था उसे सुपर टैक्स कहा जाता था। तो ये इसमें कहा जा रहा है कि जब भारत में 1960-61 से पूर्व किसी कंपनी की आय पर जो कर लगता था उसे जो है सुपर टैक्स कहा जाता था। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में कंपनी की आय पर जो लगने वाला टैक्स है उसे निगम कर कहा जाता है। तो ये सही हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएगा। जो पहले जो है कि 1960-61 से पूर्व जो लगता था कंपनी की आय पर टैक्स उसे जो है कि सुपर टैक्स कहा जाता था, अब उसे निगम कर कहा जाता है, कारपोरेट टैक्स। तो ये सही हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष कर है। जैसा कि पता होगा कि कर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष में जिस पर लगाया जाता है उसी को भुगतान करना होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर लोग दूसरे पर टाल देते हैं, जिसे कराघात कहते हैं। तो ये जो है कि अप्रत्यक्ष कर जैसे कि जीएसटी हो जाएगा। किसी वस्तु का दाम बढ़ रहा है तो वो अगर कंपनी दाम बढ़ा के उपभोक्ता से वसूल लेती है टैक्स जो है कि, तो वो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाएगा। प्रत्यक्ष कर में ये होगा कंपनी पर लगाया गया उसी को भरना है। तो ये जो है सुपर टैक्स कहा जाता था, अब जो है कि आय पर लग, तो अब जो है कि ये क्या हो गया है, निगम कर हो गया है। तो यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि असत्य कथन कौन सा है, सत्य के बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो है कि पूछा गया है असत्य कथन कौन सा है, तो दोनों ही असत्य है, यानी कि दोनों ही सही है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो पहला ना तो दूसरा गलत है। इसी सत्य और असत्य को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ राष्ट्र दिए गए हैं और उनकी मुद्रा दी गई है। आइए देख लेते हैं हम लोग। तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा टका हो जाएगी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो है कि यूएई की मुद्रा दिनार, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे दिरहम चलता है। मुद्रा और राजधानियों से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है और देश से संबंधित भी पूछ लेता है। तो यूएई का जो है कि दिरहम हो जाएगा, चीन का युआन हो जाएगा, थाईलैंड का बाहत हो जाएगा। तो ये मुद्रा है यहाँ की, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस टॉपिक से भी एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग थोड़ा सा इसको भी ध्यान देते रहेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुद्रास्फीति गणितीय युक्ति है जिससे बाजार में मुद्रा के फैलाव तथा वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को मापा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। जो मुद्रास्फीति है यानी महंगाई दर है, जिससे बाजार में क्या होता है कि मुद्रा के फैलाव होता है, यानी मुद्रा का प्रसार होता है, मुद्रा का प्रसार होता है, और जो है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो महंगाई दर जब बढ़ती है, मुद्रास्फीति होती है, तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, लेकिन मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है।
मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, यानी कि कम जो है कि अगर अगर महंगाई बढ़ जाती है तो हम लोगों को ज़्यादा मुद्रा देना पड़ेगा किसी वस्तु को खरीदने के लिए, तो इस प्रकार मुद्रा का मूल्य कम हो गया। और भारत में मुद्रास्फीति का माप का सर्वाधिक प्रचलित माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नहीं है, थोक मूल्य सूचकांक होता है। थोक मूल्य सूचकांक होता है भारत में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सत्य कथन कौन सा है, तो केवल पहला सत्य है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन कौन सा है। तो असत्य कथन के बारे में बताना है। तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जैसा कि सार्वजनिक प्लस निजी दोनों उद्योगों की सहभागिता है भारत में। भारत एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है, यानी यहाँ श्रम की अधिकता है, तो ये भी सही हो जाएगा। भारत में आय का असमान वितरण है, तो ये भी सही हो जाएगा। भारत में जो है कि आय का वितरण असमान है। और भारत में निर्भरता दर निम्न है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे डी सही हो जाएगा। यहाँ निर्भरता दर जो है कि उच्च है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा है। यहाँ पर दिया है कि कम है, तो निर्भरता दर जो है कि अधिक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई थी। तो जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2009, 1988, 1989, 2007। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 में 5 मई 1988 को की गई थी। और इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था 2007 तक 75% लोगों को साक्षर करना। 2007 तक 75% लोगों को साक्षर करना। ये जो उत्पादक वर्ग हैं, उत्पादक वर्ग, इनको जो है कि उत्पादक वर्ग जो निरक्षर लोग हैं उनको साक्षर करना, ताकि उत्पादन में ये और दक्षता हासिल कर सके, उत्पादन बढ़ सके। तो इसी का जो है कि साक्षरता मिशन का लक्ष्य था, जो है कि 2007 तक 75% तक लोगों को साक्षर करना। और इसी के लिए जो है कि 2009 में एक मिशन चलाया गया था, उसका नाम क्या था, साक्षर भारत मिशन। साक्षर भारत मिशन, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो 2009 में चलाया गया था। डब्ल्यू रोस्टो ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया का कितने चरणों में बांटा है। तो जो अर्थशास्त्री हैं डब्ल्यू रोस्टो, आर्थिक विकास की प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा है, ये पूछा गया एग्जाम में। तो 5, 4, 3 और 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल 5 चरणों में बांटा है। इसको हम लोग देख लेते हैं। पारंपरिक समाज हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, तो आत्मस्फूर्ति की पूर्ववर्ती अवस्था, की पूर्ववर्ती अवस्था हो जाएगा। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा माइंड में चीजें रहेंगी तो क्वेश्चन अगर वहां पे ऑप्शन दिखेगा तो गलती नहीं होगी। और दूसरा तीसरा हो जाएगा आत्म स्फूर्ति की अवस्था। और चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा परिपक्वता की अवस्था। और पांचवा क्या हो जाएगा, उच्च जन उपभोग की अवस्था। तो यहाँ लिख देते हैं पांचवा, उच्च जन उपभोग की अवस्था। तो यानी कि ये सबसे लास्ट में अवस्था होती है अर्थव्यवस्था की, यहाँ उपभोग एकदम अधिक होने लगता है। तो ये अवस्थाएं 5 जो डब्ल्यू रोस्टो ने दी थी कि भारतीय जो कि अर्थव्यवस्था इसी क्रम से गुजरती है सभी अर्थव्यवस्थाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ योजनाएं दी गई हैं और प्रारंभ का वर्ष दिया गया है, उनको मिलान करना है। तो ये योजनाओं के और मिलान करने से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जवाहर नवोदय विद्यालय, इसके जो है कि प्रारंभ करने की वर्ष क्या है, तो ये किया गया था
1986 में, तो ए का 3 हो जाएगा। केंद्रीय विद्यालय स्कीम, तो केंद्रीय विद्यालय स्कीम था 1962 में, बी का 2 हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालय, तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय 2004 में था, तो सी का 1 हो जाएगा। और राष्ट्रीय बाल भवन 1956 में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ए का 3 बी का 2, तो ए का 3 बी का 2, तो सी ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग, ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप लोगों को खोजना ना पड़े, और एक सपोर्ट भी मिलता है, इससे मोटिवेशन के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। लिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कुछ योजनाएं दी गई हैं और उनका प्रारंभ का वर्ष दिया गया है यहाँ पर भी, तो आइए देख लेते हैं। तो जो आश्रुत मिशन है, आश्रुत नहीं, ये अमृत मिशन है, अमृत मिशन, तो ये 25 जून 2015 को चलाया गया था, तो ये सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 9 मई 2015 को चलाई गई थी, ये भी सही है। मिशन इंद्रधनुष, ये दिसंबर 2014 में चलाया गया था, ये भी सही हो जाएगा। और लास्ट दिया है डिजिटल इंडिया मिशन, ये 2015 में चलाया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। यही सी ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोगों का। जो डिजिटल इंडिया मिशन है 2015 में नहीं, इसकी घोषणा जो है कि 2014 में ही की गई थी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही गलत दिया था, बाकी सही सुमेलित है। कुछ सार्वजनिक उपक्रम है, यानी बैंक वो कंपनी है, उनका मुख्यालय है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है कि किसका मुख्यालय कहाँ पे है। ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो इनके बारे में जरूर पूछा जाता है। तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो MTNL है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, तो इसका जो है कि मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसकी स्थापना भी हम लोग देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब की गई है, ये एग्जाम में पूछा गया है पहले भी, तो हम लोग देख लेते हैं। तो MTNL की स्थापना 1986 में की गई थी, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ए का 2 हो जाएगा। नालको, इसकी स्थापना कब की गई है, तो 1981 में की गई है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है नालको का, तो ये है उड़ीसा में, बी का 1 हो जाएगा। और HAL जो है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, HAL होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो इसका जो है कि स्थापना 1940 में किया गया था, और इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु में। और कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई है, तो 1975 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है कि कोलकाता में हो जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो थोड़ा ब्लर हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर से मतलब है आप लोगों को, तो जो है कि ए का 2 हो गया, और बी का 1 हो गया, और HAL का जो है कि 4 हो गया, और कोल इंडिया लिमिटेड का 3 हो गया। तो यहाँ पे जो है कि ब्लर हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है क्या दिया गया है। तो आप लोगों को आंसर से मतलब है, आंसर यहाँ पे मिल गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जननी सुरक्षा योजना JSY के विषय में असत्य कथन कौन सा है? जो जननी सुरक्षा योजना चलाई गई थी उसके बारे में पूछा जा रहा है कि असत्य कथन कौन सा है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। इसे वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया था। तो जननी सुरक्षा योजना जो है कि कब प्रारंभ की गई थी, तो 2005 में, ये बिल्कुल सही है। इसमें केंद्र और राज्यों का योगदान 60-40 था, तो यही सही हो जाएगा। यहाँ ये गलत दिया गया है, 60-40 नहीं, पूर्णतः केंद्र पोषित योजना है ये, तो पूर्णतः केंद्र पोषित योजना है। यह संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए है, यानी घर पे प्रसव न हो, संस्थागत यानी कि जो अस्पताल बनाए गए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पे होना चाहिए, तो ये भी सही हो जाएगा। आशा वर्कर जो गांव में है, एक महत्वपूर्ण कड़ी निभाती हैं, इन्हीं लोगों के देखरेख में ये सारे कार्य होते हैं जो प्रसव वाला है, तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। इसमें जो है कि पूछा गया था कौन सा गलत है, तो बी गलत है। ये पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है, तो 60-40 का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। ये जो है कि 100% जो है कि केंद्र की योजना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेबी एक गैर संवैधानिक संस्था है। म्यूचुअल फंड्स का नियमन सेबी के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहेंगे।
तो यहाँ पे दिया गया है असत्य कथन की पहचान करें। सत्य और असत्य को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ऐसे में एग्जाम के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो सेबी एक गैर संवैधानिक संस्था है, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा जो है कि म्यूचुअल फंड्स का नियमन सेबी के द्वारा किया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। जो सेबी है एक्चुअली में इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, 1988 में। तब ये जो है कि गैर संवैधानिक संस्था थी, लेकिन जो है कि वर्तमान में इसको जो है कि संवैधानिक संस्था का दर्जा कब दिया गया, तो 30 जनवरी 1992 को इसको संवैधानिक संस्था का दर्जा दे दिया गया। तो 1992 से संवैधानिक संस्था हो गई, तो गैर संवैधानिक यहाँ नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और म्यूचुअल फंड्स का जो नियमन किया जाता है ये सेबी के द्वारा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सत्य कथन कौन सा है, तो बी, यानी कि पहला असत्य है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इस इकोनॉमिक्स के जो एक टेस्ट सीरीज को देखने के बाद आप लोगों के इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो प्लीज आप लोग एक बार पूरा वीडियो को देखिए, ताकि कहीं भी फिर से इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है कि 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है था, तो ये भी सही हो जाएगा। जो 1964 तक जो है कि आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब एक दिन पहले, जो वर्तमान में एक दिन पहले बजट के आर्थिक सर्वे पेश किया जाता है। तो ये जो है कि यहाँ पे दोनों ही क्या पूछा गया है, उपरोक्त कथन में चयन करें, तो दोनों ही सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग क्रमशः अग्रसित करेगा। तो अगर मानव पूंजी में हम लोग विनियोग करते हैं तो उसका क्रम क्या होगा, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। तो कुशलता में विकास होगा, अगर मानव पूंजी में निवेश किया जाएगा, उनकी दक्षता में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तो कुशलता में विकास होगा। तब संसाधनों का समुचित उपयोग भी होने लगेगा और उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो ये क्रम होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मानव पूंजी में अगर आप लोग निवेश करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य तो इस और कौशल में, तो यहाँ पे जो है कि इनकी कुशलता में वृद्धि होगी और संसाधनों का उचित उपयोग कर पाएंगे लोग और उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो यह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। यानी जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है तो वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में जो है कि सम्मिलित किया जाता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र हो जाता है। जैसा कि पता है कि अर्थव्यवस्था के कुल 3 क्षेत्र होते हैं, तो इसमें जो है कि प्राथमिक, द्वितीयक और लास्ट में तृतीयक आ जाता है। तो ये जो है अगर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कृषि, खनन, तो ये सभी जो है कि प्राथमिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्रक में आते हैं। और द्वितीयक में उद्योग आता है, उद्योग आ जाता है। और तृतीयक में सेवा क्षेत्र आ जाता है, जैसे बैंकिंग हो गया और शिक्षा हो गया। तो ये सभी जो है कि तृतीयक क्षेत्र में आता है, तो इसी के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पे जो है कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कौन सा दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे कारण कहा गया, कथन और कारण से संबंधित है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र एक समस्या है, असंगठित क्षेत्र की आय की गणना एक विशिष्ट उपकरण नहीं है। तो ये कथन और कारण दोनों ही सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ए आंसर सही हो जाएगा। जो भारत में असंगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र यानी कि जो दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है सरकार के पास कि कितने इनकम हो रही है और कितना काम किया जा रहा है और कितना उत्पादन हो रहा है। जैसे लेबर हो गए, ये जो दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं गांव में या शहर में, तो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो इनका कोई डाटा उपलब्ध नहीं होता है, तो ये सही हो जाएगा। असंगठित क्षेत्र के आय की गणना में एक विशिष्ट उपकरण नहीं है, कोई भी उपकरण इसका नहीं है कि कैसे इनकी गणना की जाए, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथनों की पहचान करें। जो सकल घरेलू उत्पाद होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
तो इसमें कहा जा रहा है कि यह किसी देश की सीमा के अंदर सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। तो ये सही हो जाएगा। किसी भी देश के सीमा के अंदर जो है कि एक वर्ष के भीतर वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के अंतिम मूल्य को जोड़ा जाता है। तो ये जो है कि सही हो जाएगा। यह सदैव आवश्यक है कि संपूर्ण जीडीपी देशवासियों की उत्पादक सेवाओं का ही परिणाम है। तो ये गलत हो जाएगा। जीडीपी में एक्चुअली जो है कि अगर जैसे मान लीजिए कि भारत है, इसमें अगर कोई विदेशी भी यहाँ पे वर्क कर रहा है तो वो भी जीडीपी में काउंट किया जाएगा। और अगर जो है कि भारत से बाहर अगर कोई भारतीय है, अगर यहाँ पे जो है कि भेज रहा है पैसा कमा के विदेश से, तो वो भी काउंट किया जाएगा। तो जो है कि यहाँ पे जो है कि अंतिम वस्तुओं सेवाओं का यहाँ पर कहा जा रहा है कि सदैव देशवासियों द्वारा, तो ये गलत हो जाएगा। देशवासियों द्वारा नहीं, अगर विदेशी भी यहाँ पे है तो जो है कि जीडीपी में काउंट किया जाएगा। तो अब पूछा जा रहा है कि सत्य कथन, तो केवल पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो जो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी, ये कौन सी पंचवर्षीय की योजना के दौरान की गई थी? तो ये की गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1961 से 66 के मध्य चली थी। और ये जो है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी 1965 में। 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। और इसी समय जो है कि एक महत्वपूर्ण संस्थान है, उसके बारे में भी देख लेते हैं, जो है कृषि कीमत आयोग। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसी वर्ष किया गया था 1965 में ही। तो ये दोनों आप लोग नोट करेंगे। तो यहाँ पे जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। निम्न में से कौन सा देश आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक गहन सकारात्मक कार्यवाही है? यानी कि कौन सी योजना है जो है कि देश के आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए एक गहन सकारात्मक कार्यवाही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो राजकोषीय प्रोत्साहन दिया जाता है, यही सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। यहाँ पे जो है कि सरकार खर्च बढ़ाती है, सरकार जो है कि खर्च बढ़ाती है, शुल्क में कटौती करेगी, यानी शुल्क कम से कम शुल्क लगाएगी, टैक्स लगाएगी। तो जो है कि इससे जो है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन ज़्यादा होता है, सरकार भी इसको प्रमोट करती है। तो ये राजकोषीय प्रोत्साहन के अंतर्गत आता है। अगला दिया है कि 1949 में सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं है? तो जो राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई थी सरकार द्वारा, तो 1949 में, उसमें पूछा जा रहा है कौन व्यक्ति संबंधित नहीं है? तो पीसी महालनोबिस, जो है कि आर बीके राव, और जो है कि डॉक्टर आर गाडगिल और सी आर राव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सी आर राव थे ये संबंधित नहीं थे, 1949 में बनाई गई थी। और जो है कि ये जो महालनोबिस थे और डॉक्टर आर गाडगिल और बीके आर बी राव जो थे, इस समिति के सदस्य जो है कि थे। और अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे, महालनोबिस अध्यक्ष थे। और ये समिति बनाई गई थी 1949 में। तो ये पूछा गया है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही संबंधित नहीं थे। कथन और कारण से दिया गया है 24 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो 24 दिसंबर है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कथन सही हो जाएगा। और कारण क्या दिया है इसका कि 24 दिसंबर 1986 को संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो ये भी सही हो जाएगा। तो कथन और कारण दोनों ही सही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसीलिए जो है कि उसी दिन मनाया जाता है, उसी दिन अधिनियम पारित किया गया था। कुछ शहर दिए गए हैं और निर्यातित वस्तु दी गई है, यानी कौन से शहर से कौन सी निर्यातित वस्तु प्रमुख है, तो उसके बारे में दिया जा रहा है। और पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पंजिम जो दिया गया है रबर उद्योग से संबंधित है, तो ये सही हो जाएगा। अंकलेश्वर रसायन उद्योग से संबंधित है, तो ये भी सही हो जाएगा। भोपाल कीटनाशक से। और मुरादाबाद जो यूपी का शहर है, तो ये होजरी से नहीं हो जाएगा, यही डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुरादाबाद जो है कि ब्रासवेयर
ब्रॉसवेयर हो जाएगा, हैंडीक्राफ्ट, और जो है कि धातु पत्र, इसके लिए जो है कि निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। कुछ संस्थाएं दी गई हैं और स्थापना वर्ष दिया गया है और पूछा जा रहा है कौन सा एक सही सुमेलित है। आइए देख लेते हैं हम लोग। तो जो अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 में स्थापना की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग 1956 में, तो ये भी सही हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तो 1990 में, जो सिडबी है। तो जो है कि इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। इसका मुख्य हेडक्वार्टर जो है कि लखनऊ में है। तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही वीडियो देखने का फायदा है कि एक एक क्वेश्चन से पूरे टॉपिक का रिवीजन हो रहा है। WTO के नियमों के अनुसार किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए। तो जो WTO का नियम है किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए, तो ये है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या होती है, तो ये जो है कि कृषि उत्पादों के लिए दी जाती है। तो इसको जो है कि WTO कहता है कि धीरे धीरे इसको जो है कि समाप्त कर देना चाहिए। तो यहाँ पे एम्बर बॉक्स सब्सिडी हो जाएगा। और जो ये दिया गया है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ये किसके लिए दिया जाता है, तो ये शर्त आधारित सब्सिडी होती है। शर्त आधारित, कुछ शर्तें दी जाती हैं इसमें, शर्त आधारित सब्सिडी होती है। और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या होती है, तो ये सब्सिडी की अनुमति देता है। ये WTO के कुछ नियम है, सब्सिडी की अनुमति देता है। और रेड बॉक्स सब्सिडी जो है क्या है, तो इसका मतलब है कि तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, तुरंत समाप्त कर देना चाहिए सब्सिडी को। तो यहाँ पे एम्बर बॉक्स सब्सिडी है, इसको कहता है WTO कि धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए। ये सब्सिडी के कुछ रूल दिए गए थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति के में उद्योगों को संयुक्त क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो जो संयुक्त क्षेत्र होता है उसमें कहा जा रहा है कि किस औद्योगिक नीति के तहत विभाजित किया गया। तो 1956 की जो औद्योगिक नीति थी, ये दूसरी औद्योगिक नीति थी, सेकेंड वाली थी। तो उसमें जो है कि विभाजित किया गया था। जो संयुक्त क्षेत्र होते हैं जैसे कि सार्वजनिक प्लस निजी और संयुक्त, ये तीनों प्रकार के होते हैं। तो इसमें विभाजन जो है कि 1956 की जो है कि नीति के तहत किया गया था। अगला कुछ योजनाएं दी गई हैं, निम्नलिखित पर विचार करें। मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें कि पहली कौन सी चालू हुई थी, दूसरी कौन सी। तो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया गया था, ये सितंबर 2014 में, सितंबर 2014 में चलाया गया था। और प्रधानमंत्री जन धन योजना कब चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी अगस्त 2014 में। ये सभी 2014 में ही चलाई गई हैं, अगस्त 2014 में। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब चलाई गई थी, तो ये मई 2016 में चलाई गई थी, मई 2016 में चलाई गई थी। और जो है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये चलाई गई थी अक्टूबर 2014 में, अक्टूबर 2014 में। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सी चलाई गई है, तो ये चलाई गई है जो अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो 2 से स्टार्ट होगा। और उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर आ जाएगा, सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया, तो ये हो जाएगा 2-1। और उसके बाद हो जाएगा, चलाई गई है सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में अक्टूबर में, तो 4 हो जाएगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई गई है लास्ट में सबसे 2016, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसी से मैच कर रहा है। निम्नलिखित में से किस एक का महत्व मीठी क्रांति से है, तो ये शहद उत्पादन से है, मीठी क्रांति। इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली चीज़ें नहीं है। तो हम लोग थोड़ा जल्दी भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि जो है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो। तो मीठी क्रांति शहद उत्पादन से संबंधित है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि लिखित कथनों पर से कौन सा पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR के संबंध में सत्य है।
तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा किया जाता है। यह वह राशि है जो सभी बैंक रिजर्व बैंक के पास जमानत के रूप में रखते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो इसमें जो है कि दिया गया है कि प्रत्येक बैंक इसका निर्धारण करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसका पूंजी पर्याप्तता अनुपात है, ये जोखिम ये होता है कि पर्याप्त पूंजी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपातकाल आ जाता है, आपका बैंक डूबता है, तो उसका एक अनुपात आप अपने पास रखिए, ताकि जो है कि जो ग्राहक है उनका भुगतान किया जा सके। तो ये आरबीआई निर्धारित करता है, बैंक अपने हिसाब से नहीं करते हैं, ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। यह वह राशि है जो सभी बैंक रिजर्व बैंक के पास रखते हैं जमानत के रूप में, तो ये भी गलत हो जाएगा। खुद अपने पास रखना होता है, अपने पास खुद बैंक रखते हैं, रिजर्व बैंक के पास नहीं रखा जाता है। तो ये जो दोनों गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संबंध में लिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो इस मिशन का प्रारंभ 2007-8 में किया गया था, तो ये सही है। यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, तो ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी, ये भी सही हो जाएगा। इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो यह भी सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन दिया कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं को अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, यानी भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा व्यक्त किया गया था। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें रघुनाथ राजन, अमर्त्य सेन, गीता गोपीनाथ, उर्जित पटेल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अमर्त्य सेन के द्वारा कहा गया था कि वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि ऐसा विकास जिसमें आर्थिक विकास की उच्च दर से जनित राष्ट्रीय आय के वितरण में समाज में सबसे कमजोर लोगों को उचित हिस्सा मिल सके, उसे क्या कहलाता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा आर्थिक विकास हो जिसमें समाज में कमजोर लोग हैं उनको उनका उचित हिस्सा मिल सके, यानी कि समान वितरण हो, असमानता को कम किया जाए। तो ये जो वर्तमान सरकार का उद्देश्य समावेशी विकास वाला, इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाला, यही है, इसमें पूछा गया था। यहाँ पे क्षैतिज विकास, ऊर्ध्वाधर विकास और संतुलित विकास ये सभी नहीं होगा, इसको समावेशी विकास कहते हैं कि सभी का विकास हो, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनका भी विकास हो सके। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में 8 उद्योगों को कोर उद्योग में सम्मिलित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत आता है। जो 8 उद्योग हैं कोर उद्योग कहा जाता है इनको, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। कोयला, वस्त्र उद्योग, विद्युत, उर्वरक और सीमेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला हो जाएगा, उर्वरक हो जाएगा, और जो है कि सीमेंट हो जाएगा, और विद्युत हो जाएगा। और जो इसमें दिया गया है वस्त्र उद्योग, तो इसमें सम्मिलित नहीं है, केवल 3। तो 1, 2, 4, 5, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। इसमें जो है कि 5 जो है कि 4 तो ये हो गए, कोयला, उर्वरक और सीमेंट और विद्युत, और इसमें और कौन सा आ जाएगा। तो और देख लेते हैं, कच्चा तेल हो जाएगा, और प्राकृतिक गैस, और कौन सा हो जाएगा, रिफाइनरी उत्पाद हो जाएगा, और इस्पात हो जाएगा, इस्पात उद्योग। तो ये सभी जो है कि 8 उद्योग जो है कि कोर उद्योगों में शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि लिखित में से कौन सा एक उद्योग के स्वरूप एवं आकार को निर्धारित नहीं करता है। तो कौन सा एक है जो उद्योग के स्वरूप और आकार को निर्धारित नहीं करता है, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है कि श्रम शक्ति जो है कि उद्योग के आकार को निर्धारित नहीं करता है, बाकी पूंजी निवेश और बिजली की खपत,
अगर आपके में पूंजी कितना निवेश कर रहे हैं, बिजली की खपत कितना हो रही है, तो ये सभी जो है कि उद्योग के आकार को जो है कि निर्धारित करता है। तो इसमें जो है कि पूछा जा रहा है कौन सा निर्धारित नहीं करता है, तो श्रम शक्ति हो जाएगा। महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए भारत में जेंडर बजट का प्रावधान किया गया था। जो जेंडर बजट का प्रावधान है ये कब से किया गया है, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहें। तो ये हो जाएगा 2005-06 के बजट से जेंडर बजट प्रस्तुत किया जा रहा है भारत में। महिलाओं के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाता है हर बजट में, इनको दृष्टिकोण में रखते हुए कि उनके लिए नीतियां बनाई जाएं और उनका भी विकास हो सके, उनको सशक्त किया जा सके। तो ये जो है कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मुद्रास्फीति से निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग लाभान्वित नहीं होगा? यानी कि जो मुद्रास्फीति होती है, महंगाई दर होती है, उसमें कहा जा रहा है कि कौन सा वर्ग लाभान्वित नहीं होगा। बाकी जो है कि इसमें जो है कि देख लेते हैं कौन कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो जो है कि लेनदार, उपभोक्ता, बांड निवेशक और देनदार, तो कौन सा वर्ग लाभान्वित नहीं होगा? तो इसमें जो है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो लेनदार होगा इसको जो है कि इसको लाभ होगा, उपभोक्ता को भी लाभ होगा, जो कि बांड निवेशक इसको भी लाभ होगा, जो देनदार होगा इसको हानि होगी। तो इस प्रकार जो है कि इसमें पूछा जा रहा है कि तो यहाँ पे जो है कि जो देनदार है इसको हानि नहीं, इसको लाभ होगा। बाकी ये जो देनदार है, उपभोक्ता है और बांड निवेशक है, इन सभी को हानि होगी। मुद्रास्फीति में इनको जो है कि सभी को हानि होती है। जो देनदार होता है इसको लाभ होता है। मान लीजिए कि आप अभी जो है कि 10 रुपये किसी से लिए हैं और उससे 1 केजी चावल खरीद पा रहे हैं, और बाद में जो है कि 1 केजी चावल की कीमत जो है कि 20 रुपये हो गई। उसके बाद आप जो है कि जब उस व्यक्ति को 6 महीने बाद अगर आप पैसा लौटाते हैं तो ये जो है कि आधा केजी चावल ही खरीद पाएगा। तो इसमें जो लेनदार है इसको तो हानि हो रही है। तो इस प्रकार जो है कि ये जो देनदार है इसको लाभ हो जाता है, क्योंकि इसने जो है कि 1 केजी चावल खरीदा 10 रुपये में, अब जो वापस कर रहा है 6 महीने बाद, तो इसको जो है कि आधा किलो चावल ही अभी खरीद पाएगा जो लेनदार है। तो यहाँ पे इसको हानि हो जा रही है। उपभोक्ता वर्ग को भी जो कि हानि होती है, क्योंकि वस्तुओं सेवाओं का जो है कि मूल्य बढ़ जाता है। उसी प्रकार बांड निवेशक जो है इनका भी मूल्य जो है कि बढ़ जाता है। तो ये जो है कि सभी को हानि होती है। केवल डी को जो है यहाँ पे लाभ होगा। तो इससे पूछा गया था कि कौन सा वर्ग लाभान्वित नहीं होंगे, तो 1, 2, 3 ये हानि होगी, बाकी डी को लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कथन और कारण से दिया गया है कि विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों हितों की रक्षा करता है और भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो विकास का भारतीय मॉडल जो है राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है, इसका ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी मिश्रित है कि सार्वजनिक प्लस निजी दोनों प्रकार के उद्योग हैं, दोनों अर्थव्यवस्थाएं हैं, अर्थव्यवस्था में शामिल है। तो कारण भी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है कि राज्य के द्वारा और व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा हो जाती है। क्योंकि सार्वजनिक उद्योगों का माध्यम होता है, जो पब्लिक सरकार के उद्योग हैं उनका माध्यम उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, और जो निजी व्यक्ति होते हैं उनका जो है कि अपना खुद का लाभ कमाना होता है। तो इसमें दोनों हितों की रक्षा हो जाती है दोनों उद्योगों से। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित किया गया था। भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रवजन सर्वाधिक है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित किया गया था। तो ये कथन सही हो जाएगा। और भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रवजन सर्वाधिक है, यानी भारत में गांव से लोग शहर में ज़्यादा प्रवजन करते हैं, पलायन करते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों ही सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक में भारी उद्योगों को का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचना पर बल देने की शुरुआत की गई? तो आधारिक संरचना पर बल देने की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें जो है कि भारी उद्योग को महत्व कम करते हुए आधारिक जो संरचनाओं पर विकास देने के लिए शुरुआत की गई थी।
और ये पंचवर्षीय योजना चली थी 1992 से 97 के मध्य। इसमें जो है कि इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो मानव संसाधन का विकास करना, मानव संसाधन का विकास करना था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि लिखित में से किस एक को देश की कुल आबादी से भाग देने पर देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। तो अगर देश की कुल आबादी से भाग दे दें तो प्रति व्यक्ति आय का पता चल जाएगा। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है इसको जो है कि अगर इसमें जो है कि हम लोग भाग दे दें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। किसी देश की राष्ट्रीय आय में जो है कि कुल देश की, यहाँ पे देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाए अगर यहाँ पे, तो जो है कि प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। प्रति व्यक्ति आय इसी तरह निकाली जाती है कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद में, यानी कि कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल व्यक्ति से भाग दे दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। तो यहाँ पे जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में आयकर की वसूली निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि है, तो जो भारत में आयकर की वसूली की जाती है ये प्रगामी विधि है, प्रोग्रेसिव हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, आय अगर बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ता है। तो ये भारत में चलता है ऐसे ही कि अगर आपकी आय जो है कि अधिक है तो टैक्स अधिक लगेगा, आय कम है तो टैक्स नहीं लगेगा, और आय एकदम नहीं है तो टैक्स नहीं लगेगा। जैसा कि पता है कि इस वाले बजट में जो है कि प्रावधान किया गया है कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है। तो यही इसका नियम है कि प्रगामी कराधान यहाँ पर इंडिया में चलता है। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है कि टैक्स भी बढ़ते जाते हैं। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को समाप्त होने वाले हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सत्य कथन कौन सा है। उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखा है, आप लोग परेशान नहीं हुए इसके लिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश अनुसंधान परिषद गाजियाबाद में स्थित है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है कि अनुसंधान परिषद गाजियाबाद में स्थित है। ये गाजियाबाद नहीं लखनऊ हो जाएगा। तो जो है कि यहाँ पर कहा जा रहा है सत्य कथन की पहचान करना है, तो पहला तो गलत हो जाएगा, गाजियाबाद में नहीं लखनऊ में है। और हैंडबैग ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय किसी अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है। जो हैंडबैग पुस्तक है, ये पुस्तक है, इसका नाम क्या है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसको अलग से, हैंडबुक पुस्तक है ये। तो ये एग्रीकल्चर, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये भी जो है कि हैंडबुक पुस्तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा नहीं, परिषद द्वारा, जो परिषद है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो इसके द्वारा जो है कि प्रकाशित की जाती है। और मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम हरियाणा में नहीं, ये कर्नाटक में प्रारंभ की गई थी। तो ये भी गलत हो जाएगा। और जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1899 में 1898-99 में प्रारंभ की गई थी, तो यही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय ने किस विभाग द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया था। तो ये वित्त मंत्रालय के किस वर्ग द्वारा प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। तो ये किसके द्वारा, आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा ये आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है, आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया है कि मूल्यवर्धित कर में कर की वसूली की जाती है। तो मूल्यवर्धित कर में कर की वसूली कैसे की जाती है, तो ये की जाती है प्रत्येक चरण पे, यानी प्रत्येक चरण पे टैक्स लगाया जाता है। मूल्यवर्धित कर के जिसे कहा जाता है वैट कहा जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है जो।
तो यानी प्रत्येक चरण पे मूल्य ये टैक्स लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो है कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आज का। इसके बाद के क्वेश्चन जो है कि अगली टेस्ट सीरीज में हम लोग सॉल्व करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। टेस्ट सीरीज में अभी और भी क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और जो है कि इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाएंगे इसमें। तो लिखित में से कौन सा एक कथन न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी कि मैट के संबंध में सत्य है? यह एक प्रत्यक्ष कर है, तो ये सही हो जाएगा। इसको पहली बार 1997-98 में आरोपित किया गया था, तो यह भी सही हो जाएगा। यह कंपनियों को आयकर के रूप में एक न्यूनतम राशि चुकाने के लिए विवश करने का एक तरीका है, तो ये बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तो तीनों ही कथन सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग कुल 52 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। इस वीडियो के अगले वीडियो में जो है कि हम लोग अगले टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी शेयर करते रहिए आप लोग। थैंक यू।